गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः चार्ली चैपलिन यानी हम सब इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग चार्ली के व्यक्तित्व के विषय में, चार्ली की फिल्मों के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इसके आगे की कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार उनका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, उनकी फिल्में जो हैं किस प्रकार बुद्धि पर आधारित हैं या जो बुद्धि पर आधारित हैं या भावनाओं पर आधारित हैं। उनकी फिल्मों की महत्वपूर्ण विशेषता कि उनकी फिल्मों को देखने के बाद, उनके अभिनय को देखने के बाद हर जाति वर्ग का व्यक्ति जो है वो आनंद उठाता है, चाहे वह बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति क्यों ना हो और यह मानसिक रूप से जो है वह विकल व्यक्ति का क्यों ना हो, हर व्यक्ति उनकी फिल्म को देख करके आनंदित होता है। तो आइए हम लोग चार्ली चैपलिन यानी हम सब इस पाठ का हम लोग अगले भाग का अध्ययन करते हैं। इससे पहले की कड़ी में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। इनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब इस पाठ के लेखक, आलोचक, समीक्षक विष्णु खरे जी हमें बताते हैं कि चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं, उनका जो अभिनय है, उनका अभिनय बुद्धि पर आधारित नहीं है। उनके अभिनय को समझने के लिए, उनके जो अभिनीत जो भी फिल्में हैं, उनकी फिल्मों को समझने के लिए भावना, उच्च स्तर की भावना की आवश्यकता है। उनकी जो फिल्में हैं, उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। क्योंकि अगर उनकी सारी फिल्में बुद्धि पर टिकी होती तो उनकी फिल्मों को समझने के लिए जो व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता, बहुत समझदार होता, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला होता, वही व्यक्ति उनकी फिल्मों को समझ पाता और आनंद ले पाता। और इससे हर व्यक्ति अपने आप को चार्ली जैसा या चार्ली में हर व्यक्ति जो है चार्ली में अपने आप को ढूंढने का प्रयास कदापि नहीं करता। क्योंकि उनकी फिल्में भावनाओं पर आधारित है, भावना से प्रेरित है, इसलिए हर व्यक्ति चार्ली को देख करके उसे अपने जैसा या अपने होने का, उनमें अपने होने का एहसास करता है। उनकी फिल्में चाहे वो बहुत विद्वान व्यक्ति हो, उनके लिए अच्छी लगती है, या उनकी फिल्में जो है बहुत ही मस्तिष्क से विकल हो, पागल हो, मूर्ख हो, उस व्यक्ति को भी आसानी से, सहजता से समझ में आ जाती है। तो उनकी फिल्मों को समझने के लिए, उनके अभिनय को समझने के लिए बहुत बुद्धिमान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, उच्च स्तर की भावना की आवश्यकता अवश्य है। उनकी जो महत्वपूर्ण फिल्में हैं, मेट्रोपोलिस, उनके जो कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, ये उनकी फिल्में हैं। द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मरियन बार्न, द सैक्रिफाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जो है ये उनकी दी हुई है। महत्वपूर्ण फिल्मों को जब आप देखेंगे या उनका जो अभिनय जानने का प्रयास करेंगे, जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती है। इन फिल्मों के विषय में अगर आपको समझना है, जानना है, तो इसके लिए आपको जो है उच्चतर स्तर यानी भावनात्मक रूप से आपको समुन्नत होना पड़ेगा, भावनात्मक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अपने आप को, जो हमने रूढ़िवादिता या हम अंधविश्वास में अपने आप को जकड़े हुए हैं, किसी एक हमारी जो नैरो माइंडेड सोच है, अपने आप को उस सोच से अलग करना होगा, तभी हमें इनकी फिल्में जो है वो हमें समझ में आएंगी। तो जो इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में, इन फिल्मों को समझने के लिए व्यक्ति के अंदर उच्चतर एहसास यानी उच्च भावनाओं को होना अत्यधिक आवश्यक है। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्में को पागलखाने के मरीज, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। विष्णु खरे जी बताते हैं कि इनकी जो फिल्में हैं, इनकी जो अदाकारी है, इनका जो अभिनय है, इनका अभिनय इतना अच्छा है, लोगों को इतना आनंदित करने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सहज रूप से इन्होंने अभिनय किया है। और इनके अभिनय को देख करके, चाहे वो बहुत बुद्धिमान हो, आइंस्टाइन जैसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हो, या कोई पागलखाने का जो विकल रूप से मनोरुग्ण व्यक्ति हो, उनको भी फिल्में
हाँ, ये हो सकता है किसी को पूरी तरह से समझ में आ जाए, या ऐसा हो सकता है किसी को फिल्म आंशिक रूप से उनकी फिल्मों का, उनकी अदाकारी का आंशिक रूप से रसास्वादन कर सके। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि उनकी फिल्मों या उनके अभिनय को देख करके किसी के ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े। कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके फिल्मों को देख करके, उनके अभिनय को देख करके, उनके हंसोड़ प्रवृत्ति को देख करके कहीं ना कहीं आप भी आनंदित अवश्य होंगे। तो लेखक बताते हैं कि उनका जो अभिनय इतना सादगी से युक्त है, इतना उच्चतर भावनात्मक युक्त है कि उनके अभिनय को देख करके हर बंधन को तोड़ता हुआ एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाता हुआ उनका जो अभिनय है, उनके अभिनय को देख करके, सुन करके, फिल्म को देख करके लोग आनंदित होते हैं। चाहे वह बहुत विद्वान, बहुत ही विदुषी, बहुत ही विद्वान क्यों न हो, या चाहे विकल रूप से कोई मनोरुग्ण पागल खाने में जो भर्ती कराए, जिसको हर तरह से हटा दिया जाता है, लोग कहते हैं ये तो पागल है, मूर्ख है, कि मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, ऐसा व्यक्ति भी उनके अभिनय को देखकर के कहीं ना कहीं आनंदित अवश्य होता है। तो इनके लिए सूक्ष्मतम मतलब थोड़ा बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को, और रसास्वादन मतलब आनंद उठाना। चाहे हो सकता है कोई पूर्ण रूप से समझे या छोटी छोटी थोड़े थोड़े रूप में वो समझ सके, लेकिन हर व्यक्ति उनके फिल्मों को देख करके आनंद अवश्य उठाता है। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाए, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। सबसे पहले क्या था कि लोगों का ये मानना कि कला पर एक वर्ग विशेष का, एक व्यक्ति विशेष का अधिकार है। तो सबसे पहले उनकी जो फिल्में हैं, उनकी अदाकारी ने लोगों की जो यह भ्रांति थी, यह जो भ्रम था, इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किए कि कला किसी की जागीर नहीं, कला किसी की पुश्तैनी धरोहर नहीं होती। कला क्या है? कला पर सबका अधिकार है। हर व्यक्ति, अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आप अपने हुनर को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहला लोगों का ये भ्रम तोड़ा कि कला किसी की पुश्तैनी धरोहर नहीं होती, कला पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात यह कि एक जो वर्ग विशेष बना दिया कि यह धार्मिक मूवी है तो इसको इस वर्ग के लोग देखेंगे, ये सांस्कृतिक फिल्में हैं तो इस वर्ग के लोग। आपने देखा होगा बहुत सी फिल्में आती हैं कि जो रिलीज तो होती हैं, लेकिन रिलीज के बाद बहुत व्यापक पैमाने पर उसका विरोध होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उन सबको तोड़ती हुई कि कोई एक धर्म, जाति, मजहब, कोई एक वर्ग विशेष नहीं, ये सबके लिए एक रस, एक समान, एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी जो फिल्में हैं, ना तो कला को एक वर्ग विशेष में बांधा, ना ही दर्शकों को एक वर्ग विशेष में बांधा कि मतलब उनके द्वारा जो अभिनीत फिल्में हैं, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा अभिनीत फिल्में कोई एक वर्ग विशेष व्यक्ति ही जो है उनको देख करके आनंद उठा सकता है, ऐसा कदापि नहीं। हर व्यक्ति वर्ग विशेष जो है, हर व्यक्ति, चाहे वो छोटे तबके का हो, चाहे वह वर्ण व्यवस्था के अनुरूप बहुत ही उच्च कोटि का, उच्च कोटि मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ऊंचे पायदान पे व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए भी वह उतना ही आनंददायक है, और जो वह वर्ण व्यवस्था के अनुरूप जो निचली पायदान पे बैठा है, उसके लिए भी वह उतना ही आनंददायक है। तो जो लोगों का दो भ्रम था, पहला कि कला पर एक किसी विशेष का अधिकार है, उसको तोड़ा, और फिर वर्ग, जो दर्शक वर्ग की जो अवधारणा थी, दर्शक वर्ग की जो एक क्राइटेरिया थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया चार्ली ने अपने अभिनय के द्वारा। तो चार्ली ने क्या किया? लोकतांत्रिक बनाया। जैसे हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि हमें अपना लीडर चुनने का अधिकार होता है। तो जब हम लीडर चुनते हैं तो उसमें हर व्यक्ति का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति से, मजहब से, किसी संप्रदाय से संबंध रखता हो, हर व्यक्ति अपना जो अमूल्य है वोट, और हर व्यक्ति का जो वोट है वह अमूल्य है, और वह वोट सबका एक इक्वल है, एक बराबर, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो उसी प्रकार इनकी जो फिल्में हैं, अपनी फिल्मों को इन्होंने लोकतांत्रिक बनाया कि इनकी फिल्मों को हर व्यक्ति कहा, इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता कि ये चिर युवा, मतलब काफी समय तक हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है वो भी आनंद उठाता है, या 60 साल का बूढ़ा है वो भी उनकी फिल्मों को देख करके उतना ही गदगद या भाव विभोर
होता है, हर व्यक्ति उतना ही आनंद उठाता है। तो ऐसे समय में कि जो एक वर्ग व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इस सबको तोड़ करके लोकतांत्रिक बनाए, हर सब व्यक्ति इनकी फिल्मों को देख करके आनंदित होते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए, हर जाति, हर आयु वर्ग के लिए इनकी फिल्में हैं। तो इनकी फिल्मों में लोकतांत्रिकता का गुण जो है विद्यमान है। और साथ ही दर्शक वर्ग की वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति, यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्था के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। कहने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको समान अधिकार है, सबको ड्यूटीज और सबको राइट्स मिले हुए हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, सभी समान हैं, किसी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। क्या आप अपने आसपास अगल बगल देखिए, क्या ऐसा है? क्या वास्तविक रूप से सबको समान अधिकार प्राप्त हैं? क्या समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है? तो ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया, अपने घर में ही देख लीजिए, हर वर्ग आयु के लोगों को देख लीजिए, समाज को देख लीजिए, बहुत से आपको उदाहरण आपके अगल बगल परिवेश में, वातावरण में एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप आसानी से समझ पाएंगे कि कहने में अच्छा लगता है, लेकिन हर जगह जो है लोकतांत्रिकता या एक समानता की बातें कहने में अच्छी लगती है, लेकिन लोग इसका पालन अक्षरशः नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं भेदभाव लोगों के विचारों में, लोगों की सोच में, लोगों की भावनाओं में अवश्य देखने को मिलती। तो जो लोग ऐसी रूढ़पंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं, रूढ़पंथी विचारधारा को मानते हैं, वो लोग जो चार्ली चैपलिन के अभिनय को पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उनके अभिनय से यद्यपि वो आनंदित होते हैं, उनके अभिनय से आनंद उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह विचार है कि अगर यह भावना इनकी फिल्म से लोगों तक संदेश चला जाएगा या सभी व्यक्ति एक समान हो जाएंगे, तो जो हमारा तानाशाही वाला जो रूल है, हमारा जो लोगों के ऊपर शासन करने का जो मंशा है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो जो लोग नहीं चाहते कि समाज में वर्ण व्यवस्था समाप्त हो, वर्ग व्यवस्था समाप्त हो, वे लोग कहीं ना कहीं चार्ली के अभिनय को, चार्ली के फिल्में को सिरे से नकार देते हैं। कहने के लिए तो वो भी कहते हैं कि समाज में सबको इक्वल है, लेकिन इक्वल समाज में वो खुद नहीं चाहते कि समाज इक्वल हो, सब व्यक्ति, हर वर्ग व्यक्ति, हर वर्ग विशेष का व्यक्ति इक्वल हो, नहीं चाहता। कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति इस धारणा को नहीं मानते, इस रूढ़िपंथी विचारधारा को सराहना करते हैं, ऐसे लोग जो है चार्ली की फिल्मों का सिरे से नकार देते हैं, इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। तो इस तरह से देखने को मिलता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना ही मैं, और भीड़ हंस देती है। इस पाठ में लेखक विष्णु खरे जी बताते हैं कि चार्ली चैपलिन कोई एक जादूगर जैसा, कोई एक ऐसा सुपरमैन जैसा हीरो नहीं। चार्ली चैपलिन अपने अभिनय के द्वारा बताते हैं कि जितना मैं गरीब या दुखी या परेशान या बिकल या जिस रूप में समझिए, वो भीड़ का वह बच्चा, अपने आप को भीड़ का वह बच्चा बताते हैं कि जिस प्रकार बच्चा, छोटा सा बच्चा क्या होता है, नंग धड़ंग वो खड़ा होता है और वह इशारा दूसरे के ओर करता है। तो क्या कि जैसे मैं हूं वैसे ही आप हैं, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। तो राजा प्रजा सब एक समान है। और यह देख करके, यह इस दृश्य को देख करके लोग हंस देते हैं कि हाँ सही बात है, हर व्यक्ति एक समान है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो इस बात को बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही हास्य रूप में, बड़े ही अच्छे ढंग से अभिनीत करते हुए चार्ली लोगों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। क्यों चार्ली का जो अभिनय है और सारे हास्य कलाकारों से अलग बनता है, क्यों उनकी फिल्मों को, क्यों उनके अभिनय को बार बार दोहराया जाता है, क्यों उनके फिल्मों को बार बार अभिनीत किया जाता है पश्चिमी सभ्यता में, क्यों बार बार उनकी जो उनके अभिनय से संबंधित फिल्मों को बार बार बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें जो उच्च कोटि की मानवता, उच्च कोटि का जो एहसास है, अन्य लोगों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति जो है
हास्य जो है दूसरे के ऊपर सिखाया जाता, अपने ऊपर हंसने की कुवत, अपने ऊपर हंसने की क्षमता लोगों के अंदर नहीं के बराबर होती है। तो इस प्रकार जो है ये अपने अभिनय के द्वारा वो बताते हैं कि हर व्यक्ति एक समान है। जिस प्रकार भीड़ का वह बच्चा, जैसे ग्रुप कई लोग खड़े हों उसमें भीड़ छोटा सा बच्चा ये बताता है कि इस प्रकार मैं नंग धड़ंग हूँ, जिसमें मेरा है व्यक्तित्व, मतलब व्यक्ति जब आता है तो वो नंगा ही आता है और मरने के बाद भी उसका यही गति होनी है। तो इस प्रकार सब एक समान, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सब जीवन का जो अमूल्य ज्ञान है, इस ज्ञान से हमें परिचित कराते हैं कि सही बात है कि जीवन में सब कुछ जो है हमारे पास जो कुछ भी है सब हम यही छोड़ करके हमें चले जाना है, कुछ भी हमें लेकर के नहीं जाने वाले। तो इस प्रकार जो है जीवन के जो चिर परिचित या स्थायी सत्य है, इस सत्य से हमें परिचित कराते हैं उनकी चार्ली चैपलिन की फिल्म में। और भीड़ हंस देती, कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। स्वाभाविक बात है, कोई भी व्यक्ति जो धनाढ़ होगा या शक्ति सामर्थ्य से युक्त होगा या जो शासन सत्ता में होगा, जो तानाशाह होगा, वो कदापि नहीं चाहेगा कि प्रजा हमारे ऊपर हंसे, प्रजा हमारा मजाक उड़ाए, प्रजा हमारे साथ हंस सके, मनोविनोद कर सके। कोई भी प्रजा, कोई भी राजा इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस बात को स्वीकार करना ही जीवन की सत्यता है कि वास्तविक रूप से राजा का अस्तित्व तभी तक है क्योंकि प्रजा ने ही राजा को बनाया है, प्रजा ने ही उनके कानून को माना है, तभी तक राजा का वजूद है। अगर प्रजा उनके नियमों का, उनकी बातों का उल्लंघन करना शुरू कर दे तो राजा का अस्तित्व जो है वहीं समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है बताते हैं को एक परित्यक्तता, कोई भी शासन या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। कोई भी राजा नहीं चाहता कि उसकी प्रजा उसके ऊपर हंसे, उसका मजाक बनाए, उसका उपहास करे, या प्रजा को इतनी, अगर हम इतना अधिकार दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर हंसेगी। तो एक परित्यक्तता, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और मां के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद और सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुराया जाना, इन सब से चैपलिन को एक जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बाद भी अंत तक उनमें रहे। इस जो पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि जो चार्ली चैपलिन है उनके व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार हुआ। कोई भी राजा, कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा, कोई भी समाज ये नहीं चाहेगा उनके ऊपर ऐसा व्यक्ति हंसे, उनके ऊपर ऐसा व्यक्ति मजाक उड़ाए जिसका समाज की नज़र में कोई अस्तित्व ना हो। तो इस प्रकार कई ऐसी भावनाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जो चार्ली के मन मस्तिष्क पर इस प्रकार बैठ गई जिसकी अमिट छाप वो जीवन पर्यंत नहीं भूल सके। यद्यपि वो करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन कभी भी उनके मन मस्तिष्क से वो सारी बातें कभी समाप्त नहीं हुई। तो सबसे पहली बात, उनकी जो माँ थी वो परित्यक्तता थी। परित्यक्तता मतलब कि उनके पिताजी ने उनकी माँ का परित्याग कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था। तो क्या थी? एक परित्यक्ता थी। चार्ली की जो माँ थी वो परित्यक्ता थी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बताया ना कि समाज हमारा इक्वल है, नारी स्त्री पुरुष सबको समान अधिकार है, लेकिन क्या वास्तविक रूप में ऐसा होता है? कदापि नहीं। तो उनकी माँ को उनके पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद समाज ने उनको किस तरह लाचारी, बेबस, किस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाए, किस तरह उनका शोषण किया और किस तरह से एक हीन भावना, हीन दृष्टि से उनको पूरा जीवन सामना करना पड़ा। इन सारी विचारधारा, इन सारी बातें, ये सारी बातें उनके मन मस्तिष्क पर इस तरह बैठ गई, इसकी छाप पूरे जीवन उनके अभिनय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। दूसरी बात, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना। पहली तो उनकी माँ उनके पिताजी द्वारा मतलब उनको छोड़ दिया था। दूसरी बात कि वो उनकी जो वो जो अभिनय करती थी वो लीड रोल में सह अभिनेत्री यानी द्वितीय दर्जे की अभिनेत्री के रूप में वह कार्य करती थी। फिल्मों में वो भी कार्य करती थी, लेकिन द्वितीय दर्जे की अभिनेत्री के रूप में वे कार्य करती थी। तो और उसके साथ साथ बाद में भयावह गरीबी और उनका जीवन जो है अभावग्रस्त था,
निर्धन थे, गरीब थे, तो इसका भी असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। फिर उसके बाद भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना। उनके कुछ समय बाद उनकी माँ जो है समाज के द्वारा या कुछ ऐसी बातें जो उनके दिल दिमाग को कहीं ना कहीं जो है अवसादग्रस्त कर दिया और अंत में वो पागल हो गई। तो एक पागल माँ जब पागल हो गई तो किस प्रकार उनको उनके साथ रहना, किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा, उनके साथ किस प्रकार सहायता करनी पड़ी। तो ये सारी बातें किस तरह भावनात्मक रूप से माँ का बच्चे का माँ के प्रति और माँ का बच्चे के प्रति जुड़ाव था, इस सब से इनके व्यक्तित्व का निर्माण होता चला गया। साम्राज्य, जो साम्राज्य था उस समय का जो साम्राज्य था, मतलब कि जो शासन व्यवस्था थी, वह औद्योगिक क्रांति, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े जो उद्योग लगाए हुए थे, मतलब धनाढ़ लोग जो थे, पूंजीवादी थे, मतलब बहुत ज्यादा पैसे जिनके पास होते थे, पैसेवर। सामंतशाही, मतलब सामंत लोग, राजा के जो बहुत ही निकटवर्ती जो लोग थे, जिनका जो शासन चलता था, वे लोग से मगरूर एक समाज द्वारा दुराया जाना। पहले ही मतलब वो जब छोटे थे तभी से पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया था। एक तो द्वितीय दर्जे की अपने थे, जीवन में गरीबी अभाव को उन्होंने बड़े ही करीब से देखा था। माँ विकल थी, पागल थी, मनोरुग्ण थी। तो इस सब बातों का फिर समाज में किस प्रकार जो धनाढ़ लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, किस प्रकार एक गरीब का समाज में जो ढंग से गरीब होते हैं, उनका किस प्रकार समाज में मजाक बनाया जाता है, इन सब को लेकर के उनके मन में एक तरह की भावना, एक तरह की विचारधारा जो मानस पटल पर अंकित हो गई, वो कभी हटी नहीं और इसका असर उनके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। और उनके अभिनय में यह साफ साफ झलकता है कि किस प्रकार वह, चाहे वह मतलब परिहास करने में, वह चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो उसका भी परिहास करते हो, चाहे वह छोटे से छोटे, हर ऐसा नहीं है कि वह उन केवल धनाढ़ व्यक्ति का, पूंजीपतियों का ही वह केवल जो है हास्य अभिनय करते, ऐसा कदापि नहीं है। तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण के पीछे, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती हैं। इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मिले मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद भी अंत तक उनमें विद्यमान रहे। यद्यपि बहुत जब उनकी फिल्में सक्सेस हो गई, उनका जो परचम लहराने लगा, जो अच्छे ढंग से जब उनको ढेर सारे पैसे मिलने लगे, जब धनाढ़ हो गए, तो उस समय भी उनके अंदर जो बातें थी वो बातें उसी तरह से बनी रही। उनका जो स्वभाव था उसी तरह से, सरल स्वभाव उसी तरह से उनका बना रहा। उनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। मतलब कि वैचारिक रूप से समन्वित हुए, भावनात्मक रूप से समन्वित हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि जब पैसा ज़्यादा आने लगा तो बहुत ज़्यादा गुरूर या बहुत ज़्यादा अभिमान उनके व्यक्तित्व में देखने को कदापि नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति इनकी फिल्मों को देख करके, उनके अभिनय को देख करके आनंद कदापि नहीं उठा पाता। और इसके साथ साथ अपनी नानी की तरह से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। इनकी जो नानी थी, यानी मम्मी की वो खानाबदोश, मतलब कभी एक स्थायी स्थान पर उनका बसेरा नहीं था, कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर वो यात्रा करती रहती। तो इसका भी असर, मतलब घुमंतु प्रवृत्ति का भी असर इनके व्यक्तित्व पर पड़ा। अलग अलग जगहों पे जाना, अलग जगहों पर रहना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के बोलचाल, वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोगों के संस्कार, इस सब से भी वो उन्हें परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार उनके जो व्यवहार थे, उनके व्यवहार में इस प्रकार रोमांचक नई नई चीजें देखने को, दिलचस्प जो इनके फिल्मों में देखने को स्पष्ट रूप से मिलती है। शायद वह उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही आए थे और पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। मतलब पिता जो उनके थे यहूदी, मतलब कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में पिता का भी कुछ अंश देखने को मिलता है, उनके माताजी का भी अंश उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो दोनों, उनके व्यक्तित्व का जो निर्माण इस प्रकार जो है मिला जुला हुआ है। भारतीय संस्कृति से भी वह परिचित रहे हैं। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र का बना दिया। यही कारण है कि चूंकि उनकी नानी या माँ हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान से आना जाना रहता रहा, इसलिए उनका व्यक्तित्व भी
उनका चरित्र जो था वो भी घुमंतु चरित्र के रूप में जाना जाने लगा। मतलब घुमंतु मतलब कि नई नई चीजों को देखना, एक यायावर जैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना, नई नई चीजों को देखना, जानना और समझना। वे कभी मध्यवर्गीय मतलब जिनकी आय जो है इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से मध्यम वर्गीय हूँ। बुजुर्वा मतलब कि बुजुर्ग, जो अनुभव, जो तरह तरह के हमें अनुभव देते हैं, उनको बुजुर्वा कहते हैं। या उच्च वर्गीय यानी बहुत ही धनाढ्य हो, ऐसे लोग जीवन मूल्य न अपना सके, ना तो वो बहुत पूरी तरह से मिडिल क्लास का जीवन मूल्य अपना पाए, ना तो बहुत निम्न वर्ग का, ना ही बहुत उच्च वर्ग। मतलब उनका जो अनुभव था, उनका मिला जुला अनुभव था। हर वर्ग की, हर संस्कृति से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपने प्रिय छवि ट्रैम्प का क्या अर्थ होता है? बद्दू मतलब बेवकूफ। अपना चरित्र जो उनको फिल्मों में आपने देखा होगा कि वह चलते चलते देखते हैं कि एक औजार जैसा रहता है, उसी पे औजार पे पैर रखते हैं और उसका एक सिर आकर टन से उनके सिर पे लगता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपना जो कैरेक्टर बनाया वो क्या बनाया? एकदम बद्दू जैसा। फिर खाना बदोश, एक स्थान पे कभी नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, छोटी छोटी जो क्लिपें आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने समझ में आ जाएगा। आवारा गर्द मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतु चरित्र को प्रस्तुत किया। तो इस कारण उनके अवचेतन तक पहुँचते हैं। उनके फिल्मों के, उनके जो अभिनय है, उनके अभिनय के द्वारा हम समझ सकते हैं कि उनके ऊपर उनके अवचेतन मतलब कि जो बातें वह मुख से ना बोल करके, अभिनय के द्वारा ना बोल करके, उनके हृदय में, उनके मन मस्तिष्क में जो बातें कहीं कोने में दबी पड़ी हैं, अवचेतन मन, जो हम अवेयर होके काम नहीं करते, तो वो बातें जो हमारे उनके दिमाग में बनी पड़ी हैं, उनके अभिनय के द्वारा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण की छाप उनके फिल्मों में, उनके अभिनय में देखने को मिलती है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो बातें हैं, आगे का जो उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विषय, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चार्ली चैपलिन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को, लेखों को और यूट्यूब से उनकी कुछ फिल्मों को देखने का प्रयास करिए, ताकि आप सहजता से उनके जो रियलिटी है वहाँ तक पहुँच सकें। धन्यवाद।